हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बीसी एजुकेशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में वास्तविक संख्या चैप्टर का प्रश्नावली 1.2 को हल करेंगे, वो भी बेसिक से। तो दोस्तों, प्रश्नावली शुरू करने से पहले आज का मोटिवेशन। दोस्तों, रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता है, फिर भी वह मंजिल पा ही लेता है जो हार नहीं मानता। दोस्तों, आपको सफलता पाना है तो हार नहीं मानना है। यदि मैथ का कोई भी सवाल नहीं आता है तो उसको हार मान के छोड़ मत दीजिए, बल्कि उस पर बार बार परिश्रम कीजिए, वो एक दिन आपको प्रश्न आ ही जाएगा। तो दोस्तों, इसी मोटिवेशन के साथ शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों देखिए, ये प्रश्नावली 1.2 है। इसमें लिखा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। दोस्तों देखिए, ये पूरे प्रश्नावली में 3 शब्द हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा और उसी पर ज़्यादा प्रश्न आएगा। देखिए, एक तो अभाज्य गुणनखंड, एचसीएफ और एलसीएम। तो दोस्तों, हम पहले इन सभी को बेसिक से समझ लेते हैं कि अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं और उसके बाद एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है। दोस्तों, यदि हम बेसिक जानते रहेंगे तो ये प्रश्न तो अपने आप ही हल हो जाएगा। दोस्तों, जब आप इन शब्दों का अर्थ ही मालूम नहीं रहेगा तो आप प्रश्न को कैसे हल करेंगे। तो दोस्तों, हम पहले शब्द का अर्थ मालूम करते हैं बेसिक से, उसके बाद हम प्रश्न को हल करेंगे। दोस्तों, पहले हम समझते हैं कि अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या, क्योंकि इसी पर पूरा प्रश्नावली दिया है। तो अभाज्य संख्या को समझते हैं कि अभाज्य संख्या। दोस्तों, अभाज्य संख्या क्या है? दोस्तों, अभाज्य संख्या उन संख्याओं को कहते हैं जिनका केवल और केवल 2 गुणनखंड हो। दोस्तों, एक बार फिर ध्यान से सुनिए कि अभाज्य संख्याएं उनको कहते हैं जिनका केवल और केवल 2 गुणनखंड हो। जैसे कौन कौन से गुणनखंड होगा? स्वयं वह संख्या और 1। दोस्तों, फिर एक बात सुनिए कि अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जिनका केवल और केवल 2 गुणनखंड हो। एक तो वो स्वयं संख्या और दूसरा 1। देखिए, जैसे मान लीजिए अभाज्य संख्या 3 है, तो इसका कौन कौन सा गुणनखंड हो जाएगा? गुणनखंड का मतलब इसको कौन कौन सी संख्या से हम गुणनखंड कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें एक तो 1 से गुणनखंड हो जाएगा इसका, और एक स्वयं वो संख्या 3, यानी इसका सिर्फ 2 ही गुणनखंड होगा। अब जैसे 5 लेते हैं। दोस्तों, 5 संख्या को किस किस संख्या से हम विभाजित कर सकते हैं? तो दोस्तों, 5 से, एक तो 1 से और दूसरा स्वयं वो संख्या 5 से। दोस्तों, अब मान लीजिए यहाँ पर लेते हैं 6। ये अभाज्य संख्या है। इसको कैसे चेक करेंगे? इसको हम गुणनखंड करेंगे। देखिए, इसको 2 से करेंगे तो 2 तिहाई 6, फिर 3 से करेंगे तो 3 एकम 3, फिर 1 से करेंगे तो 1, यानी 6 का कितना गुणनखंड हो गया? देखिए, 6 का 1 2 हो गया, 1 3 हो गया, 1 1 हो गया और 1 ये स्वयं संख्या 6, यानी दोस्तों 6 के 4 गुणनखंड हो गए। तो क्या इसको अभाज्य संख्या बोलेंगे? नहीं दोस्तों, ये 6 हमारा अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके 1 2 से ज़्यादा गुणनखंड है, और हमें क्या निकालना है कि वह संख्या जो कि एक स्वयं हो और एक 1 हो, यानी उसके 2 ही गुणनखंड हो, उसको हम अभाज्य संख्या बोलेंगे। तो दोस्तों, 1 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएँ हैं, इसको हम देखते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखते हैं 1 से 100 के बीच सभी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस पर भी प्रश्न पूछता है कि 1 से 25 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो आपको इसका आंसर देना पड़ेगा। तो देखिए, हम पूरा 1 से 100 के बीच जितनी भी अभाज्य संख्याएं सबको लिख देता हूं। देखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ये भी आपके प्रश्न में पूछता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, उसके बाद 3, उसके बाद 5 7 11 13 17 19 19 के बाद 23 23 के बाद 29 29 के बाद 31 31 के बाद 37 37 के बाद हो गया 41 41 के बाद 43, उसके बाद 47 53 59 61, और दोस्तों 61 के बाद 67, उसके बाद 71, उसके बाद 73 79 83
और उसके बाद 89 और उस लास्ट में 97। दोस्तों ये वो संख्या हो गया जो कि 1 से 100 के बीच अभाज्य संख्या है। ये किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ स्वयं से या फिर 1 से। तो देखिए कितनी संख्या 1 से 100 के बीच हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो दोस्तों 1 से 100 के बीच 25 अभाज्य संख्या है। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हो गया अभाज्य। और भाज्य किसे कहेंगे? वे संख्या जिनके कई गुणनखंड हो उसको भाज्य संख्या बोलेंगे। या फिर ये भी बोल सकते हैं कि अभाज्य संख्याओं को छोड़कर जितनी भी संख्याएं हैं उनको हम भाज्य संख्या बोलेंगे। तो दोस्तों अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या को पूरा डिटेल से आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं एचसीएफ और एलसीएम। तो दोस्तों एचसीएफ किसको कहेंगे? एचसीएफ दोस्तों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी महत्तम समापवर्त। दोस्तों एचसीएफ को हिंदी में महत्तम समापवर्तक कहते हैं। और दोस्तों एलसीएम को दोस्तों कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई यानी लघुत्तम समापवर्तक। दोस्तों ये एचसीएफ और एलसीएम हो गया। इन दोनों में क्या अंतर है दोस्तों, हम एक उदाहरण देके समझाते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कि 6 और 8 का हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो सर्वप्रथम क्या करेंगे? 6 का गुणनखंड करेंगे और 8 का। तो यहाँ पर करते हैं 6 का गुणनखंड करेंगे सबसे छोटी संख्या 2 से, तो 2 तिहाई 6, फिर 3 बचा 3 से 1। उसके बाद 8 का करते हैं, तो 8 का 2 से 2 चौको 8, फिर 2 से 2 दूना के 4 और 2 एकम 2। अब देखिए 6 का गुणनखंड कौन कौन सा है? 2 गुणे 3 और 8 का 2 गुणे 2 गुणे 2। तो दोस्तों देखिए हमें मान लीजिए एचसीएफ पहले निकालना है। एचसीएफ तो यहाँ पर जितना भी संख्या का गुणनखंड आप करेंगे उसमें से जो भी कॉमन हो, देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी जितने भी जो सबसे अधिक कॉमन हो उसी को लिखेंगे। तो इन दोनों में कॉमन कौन सी संख्या है? तो दोस्तों इन दोनों में कॉमन है 2। तो जो संख्या कॉमन होगा वही संख्या को एचसीएफ में लेंगे। तो 2 कॉमन हो गया, 3 तो है नहीं, तो 3 को हम नहीं लेंगे। तो हमारा 6 और 8 का एचसीएफ क्या हो गया? 2 हो गया। और एलसीएम में हम सभी संख्या को लेंगे। जो एचसीएफ का हो गया ये 2, फिर ये 3 बच गया तो 3, और दोस्तों ये 2 बच गया तो इस 2 को भी हम लिख लेंगे। तो 3 दूना के 6, 6 दूना के 12, दूना के 24। दोस्तों एलसीएम इसका 24 आ गया और एचसीएफ 2 आ गया। तो दोस्तों आप उम्मीद करता हूँ कि अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, एलसीएम और एचसीएफ को समझ गए होंगे। अब चलते हैं प्रश्नावली को करते हैं, क्योंकि प्रश्नावली में आपको यही सब करना है और बाकी कुछ इसमें अलग नहीं है। तो दोस्तों यदि आप इतना समझ गए होंगे तो प्रश्नावली आपको हल करने में कोई भी परेशानी नहीं होगा। अब चलिए प्रश्नावली को करते हैं। दोस्तों प्रश्नावली 1.2 का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। दोस्तों कितना प्यारा प्रश्न है, जो मैं समझाया वही तो प्रश्न इसमें करना है। देखिए अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। दोस्तों बहुत आसान है। आप जो ये 140 है ना, इसको अभाज्य गुणनखंड यानी जो संख्या अभाज्य है उसी से इसमें भाग देना है, और जितनी बार भाग जाएगा उसको गुणा करके लिख देना है। बस ये तो आप समझ गए होंगे, लेकिन हम ये चारों प्रश्न हल करते हैं। देखिए कैसे हल होगा। दोस्तों 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है, तो क्या करेंगे? इसका पहले गुणनखंड करेंगे, तो ऐसे कर लेंगे, और दोस्तों इसमें अभाज्य संख्या से भाग देंगे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है, तो 2 से भाग देंगे। तो 2 इस 1 में तो जाएगा नहीं, तो 2 संख्या लेंगे, तो 2 सत्ते 14, ये 0 ऐसे ही उतर जाएगा। फिर ये 2 से चला जाएगा, तो 2 से जाएगा तो कितनी बार जाएगा? 2 तिहाई 6, 1 बचा 10 हो गया, 2 पच्चे 10। दोस्तों अब इसको 5 से करेंगे, क्योंकि 5 भी एक अभाज्य संख्या है। तो 5 सत्ते 35 और 7 भी एक अभाज्य संख्या है, तो 7 एकम 7। तो दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे 140
कितने भागों में टूट गया, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। दोस्तों ये हो गया इसके अभाज्य गुणनखंड। देखिए 2 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है और 7 भी अभाज्य है। तो हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में ही तो तोड़ना है। तो हमारा यही आंसर हो गया। दोस्तों इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 के घात 2। दोस्तों 2 ये क्यों मैं लिखा हूँ कि ये 2 बार है गुणा में, तो इसको ऊपर यदि 3 बार रहता तो घात 3 लिख देते। गुणे 5 1 है तो 5 और 7। दोस्तों ये भी हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये पहला प्रश्न हो गया। अब दूसरा क्या दिया है दोस्तों, दूसरा दिया है कि 156 का हमें गुणनखंड करना है। तो इसको भी अभाज्य गुणनखंड के रूप में करते हैं। पहले 2 से जाएगा, 2 सत्ते 14, 1 16 हो गया, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से, 2 तिहाई 6, 1 18, 2 नवा 18। अब देखिए ये 3 से जाएगा, तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, और ये फिर 13 से, 13 एकम 13, 1 हो गया। तो दोस्तों अब 156 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। दोस्तों ये इसी का गुणनखंड है। यदि हम इन सभी का गुणा करेंगे तो 156 ही आएगा, क्योंकि हम इसी को गुणनखंड के रूप में लिखे हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 की घात 2 गुणे 3 गुणे 13। ये हमारा आंसर हो गया। दोस्तों कितना आसान प्रश्न है। यदि आप जो बेसिक बताया हूँ यदि उसको आप समझ गए होंगे तो ये बहुत आसानी से आप कर लेंगे इसको। अब देखिए तीसरा प्रश्न क्या दिया है दोस्तों, तीसरा प्रश्न दिया है कि 3825। दोस्तों इसका अभाज्य गुणनखंड आपको लिखना है। तो कितना आसान है, 3825। एक बात का ध्यान दीजिए, यदि लास्ट में 5 होगा तो वो संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। देखिए 5 सत्ते 35, हासिल आया 3, ये हो गया 32, 5 छक्के 30 और 2 25, 5 पच्चे 25। फिर लास्ट में 5 आ गया, इसको फिर 5 से भाग देंगे। तो 5 एकम 5, 2 26, 5 पच्चे 25, 1 15, 5 3 15, 153 हो गया। देखिए अब ये 3 से भाग जाएगा, तो 3 पच्चे 15, 3 एकम 3। अब 51 आ गया, 51 किससे भाग जाएगा, 51 भी 3 से चला जाएगा। तो 3 एकम 3, 2 21, 3 सत्ते 21, और 17 भी एक अभाज्य संख्या है, इसको भी 17 से कर देंगे 1। अब 3825 का गुणनखंड क्या आ गया, 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 17। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 की घात 2, 3 की घात 2 और 17। तो ये 5 की घात 2 गुणे 3 की घात 2 गुणे 17, ये हमारा आंसर आ गया। दोस्तों बहुत आसान है, आप करना शुरू तो कीजिए। कितना आसानी से हम लोग कर पा रहे हैं। यदि आप बेसिक देखे होंगे तो ये बहुत आसान है। देखिए ये चौथा प्रश्न है, इसको भी अभाज्य गुणनखंड से करते हैं। तो अभाज्य संख्या 5 लेंगे, क्योंकि ये लास्ट में 5 है। तो दोस्तों 5 से करते हैं, भाग देते हैं। 5 एकम 5, ये 2 जीरो ऐसे ही उतर जाएगा, 5 एकम 5। दोस्तों ये 1001 हो गया। अब इसको 7 से भाग देंगे। तो दोस्तों 7 एकम 7, ये 3 हो गया 30, 7 चौको 28, 2 21, 7 त्रिके 21। दोस्तों अब 7 के बाद 143 11 से जाएगा, क्योंकि 11 भी एक अभाज्य संख्या है। तो 11 एकम 11, हासिल आ गया 3 33, 11 तिया 33, और दोस्तों ये 13 से, 13 एकम 13। तो दोस्तों 5005 का गुणनखंड क्या हो गया, 5005 का गुणनखंड हो गया 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, और दोस्तों यही हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों कितना आसान है। अब लास्ट वाला प्रश्न क्या है, 5वां। देखिए 5वां प्रश्न है कि 7429। दोस्तों इसको भी अभाज्य संख्या से भाग देते हैं। सर्वप्रथम किससे भाग देंगे इसको, दोस्तों 17 से, 17 से भाग देंगे। तो पहले इन दो संख्याओं को लेंगे। तो 17 चौको 68, दोस्तों 68 6 हो गया 62, तो 17 तिया 51, 17 तिया 51, तो ये 51 9 और 2 11 हो गया। दोस्तों तो ये हो गया 100, दोस्तों ये हो गया 119। तो 17 सते 119, दोस्तों ये 437 हो गया 17 से भाग देने पर। उसके बाद भाग देंगे 19 से, क्योंकि ये बड़ी बड़ी संख्या से भाग जाएगा। तो 19 से भाग देंगे, तो 19 दूना के 38, और दोस्तों ये 3 2 5 57 हो गया, 19 तिया 57। दोस्तों अब 23 से भाग देंगे, 23 एकम 23,
तो दोस्तों हमारा 7429 का कौन कौन सा गुणनखंड हो गया, यहाँ पर लिखेंगे 7429 बराबर 17 गुणे 19 गुणे 23 और दोस्तों यही हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम बहुत आसानी से प्रश्न संख्या 1 को हल कर लिए हैं। बिल्कुल आसान प्रश्न था और ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में आता है। यदि आपके एग्जाम में आएगा तो आप ऐसे ही प्रश्न को हल करिएगा, पूरे नंबर आपको मिलेंगे। दोस्तों अब प्रश्न संख्या 2, इसमें क्या लिखा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है। दोस्तों बहुत प्यारा प्रश्न है। दोस्तों प्रश्न को आप पूरा बढ़िया से पढ़िए, क्योंकि प्रश्न क्या बोल रहा है यदि ये आप जान जाएंगे तो प्रश्न बहुत जल्दी हल कर लेंगे। प्रश्न में बोल रहा है कि ये जो संख्या दिया है ना, इसका पहले एचसीएफ निकालिए, उसके बाद एलसीएम निकालिए, उसके बाद इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं यानी इन दोनों संख्याओं को गुणा करने पर बराबर हो जाएगा एचसीएफ और एलसीएम के। दोस्तों इसका एक ये समझ जाइए, ये पूरा एक फार्मूला है। इसको हम समझाते हैं यहाँ पर। देखिए इसमें फार्मूला क्या होता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। दोस्तों ये फार्मूला होता है। ये फार्मूला आप अपने कॉपी में लिख लीजिए, क्योंकि आगे चल के बहुत काम आएगा और ये पूरा प्रश्न इसी पर आधारित है, इसी फार्मूला पर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। दोस्तों इसको ऐसे भी, ये सिर्फ दो संख्याओं के लिए ही ये फार्मूला बना है, तीसरी संख्या के लिए नहीं। तो पहला प्रश्न क्या दिया है, 26 और 91। दोस्तों ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या दिया है, इसकी मदद से हम एचसीएफ पहले निकालेंगे, उसके बाद एलसीएम निकालेंगे, उसके बाद इस फार्मूला में रखकर जांच करेंगे। तो पहले 26 का गुणनखंड करते हैं, उसके बाद 91 का। तो 26 का करेंगे तो सबसे छोटी संख्या 2 से इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 13 बार। फिर 13 से भाग देंगे 1 बार। ये 26 का गुणनखंड हो गया। उसके बाद 91 का करेंगे, तो 91 का यहाँ पर करते हैं। देखिए 91 का 7 से भाग देंगे तो 7 एकम 7, 2 21, 7 त्रिके 21, फिर 13, 13 एकम 13। अब यहाँ पर इसका गुणनखंड को लिख लेंगे, 26 को 13 गुणे 2 और 91 को 13 गुणे 7। दोस्तों अब एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ का क्या कंडीशन है कि इन दोनों में कॉमन रहना चाहिए। तो इन दोनों का एचसीएफ क्या आ गया, इन दोनों में कौन सी संख्या कॉमन है, 13। तो इसको एचसीएफ 13 हो गया। और एलसीएम क्या आएगा दोस्तों, इसका एलसीएम आएगा एलसीएम आएगा, ये 13 तो हो गया, गुणे बचा 2 गुणे 7। तो 13 दूना के 26 गुणे 7। तो दोस्तों 26 का गुणा 7 में करेंगे तो 182 आएगा। तो 182। तो दोस्तों एचसीएफ 13 और एलसीएम 182। अब हमारा क्या क्या निकल गया, पहली संख्या क्या है, 26 है, दूसरी संख्या 91, ये दिया हुआ है प्रश्न में। एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ आ गया 13 और एलसीएम आ गया हमारा 182। दोस्तों अब हमारा पूरा आ गया। अब इसको हम फार्मूला में रख देते हैं। फार्मूला क्या है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। इसमें रखते हैं 26 गुणे 91 बराबर एलसीएम कितना है, 182 गुणे 13। तो दोस्तों 26 गुणे 91 का गुणा करेंगे। दोस्तों हम पहले ही गुणा कर लिया हूँ, क्योंकि इसमें समय बचाना है। और दोस्तों आप फास्ट गुणा यदि करना चाहते हैं तो उसके लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ हूँ, जाकर देख लीजिए। बहुत फास्ट आप उस ट्रिक द्वारा आप कर सकते हैं।
तो 26 गुणे 91 का गुणा करेंगे तो आएगा 2366। और दोस्तों 182 गुणे 13 भी करेंगे तो 2366। यानी दोस्तों हमारा क्या हो गया, ये बायां पक्ष और दायां पक्ष क्या हो गया, बराबर हो गया। यानी जांच करने पर हमारा प्रश्न सही हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे जांच करने पर। दोस्तों आपका प्रश्न तभी सही होगा जब ये दोनों साइड बराबर आ जाएगा। यदि बराबर नहीं आएगा तो आपका प्रश्न गलत है। तो दोस्तों आप एक प्रश्न को यहाँ से शुरू करेंगे, पहले उसका गुणनखंड करके उसका एचसीएफ निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। जो भी एचसीएफ और एलसीएम आएगा उसको इस फार्मूला में रख देंगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। इसमें रख देंगे, दोनों साइड बराबर आएगा तो हमारा आंसर सही है। दोस्तों अब प्रश्न नंबर 2 करते हैं। दोस्तों प्रश्न नंबर 2 दिया है कि 510 और 92 इन दो संख्याओं का निकालना है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। दोस्तों पहले हम 510 का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो इसको भी गुणनखंड करते हैं 510। दोस्तों इसका गुणनखंड करेंगे पहले, तो पहले सबसे छोटी संख्या कौन सा लेंगे, 2 लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 0 है तो 2 से भाग चला जाएगा। तो 2 दूना के 4, 1 हो गया 11, 2 पच्चे 10 और ये 2 पच्चे 10। दोस्तों अब 5 से जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 है। तो 5 पच्चे 25, 5 एकम 5। दोस्तों अब इसको 3 से जाएगा, तो 3 एकम 3, 2 21, 3 सत्ते 21। दोस्तों अब 17 से, 17 एकम 17। दोस्तों अब 92 का भी कर लेते हैं इसी। तो 92 पहले 2 से जाएगा, तो 2 चौको 8, 1 12, 2 छक्के 12, फिर 2 से, 2 दूना के 4, 2 3 6 और अब लास्ट में 23 भी अभाज्य संख्या है तो 23 से। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 510 बराबर 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 17 और 92 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 23। तो दोस्तों हम पहले एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ दोनों में कॉमन रहना चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जो संख्या दोनों में कॉमन रहेगा उसी को सिर्फ लेंगे, अन्यथा नहीं लेंगे। तो हमारा देखिए ये 2 इन दोनों में कॉमन है तो 2 को ले लेंगे। और तो कोई संख्या कॉमन दिख नहीं रहा है दोस्तों, ये 2 कोई भी कॉमन नहीं दिख रहा है। उसके बाद एलसीएम जो एचसीएफ में दोनों कॉमन है, 2 को लिखेंगे, फिर 5 को ये नीचे भी 1 2 है, इसको भी लिखेंगे, फिर 3, फिर 5, फिर 17, फिर 23। दोस्तों हमारा इतना बड़ा आ गया, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23। दोस्तों इतना बड़ा एलसीएम, अब इसका गुणा करेंगे। दोस्तों आपको गुणा करना भी आना चाहिए। अब आप कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं तो इतना तो आना चाहिए कि आप गुणा कर सकते हैं। देखिए 2 दूना के 4, 3 12, 12 पच्चे 60। तो लिखेंगे 60 गुणे 17 गुणे 23। तो दोस्तों इसका हम गुणा करेंगे सभी का तो आएगा 23,460। दोस्तों ये हमारा एलसीएम आ गया। अब क्या करेंगे, ये तो एलसीएम आ गया और ये एचसीएफ आ गया। एचसीएफ आ गया, एलसीएम आ गया, ये पहली संख्या हो गया, ये दूसरी संख्या। अब लिखेंगे जांच करने पर। तो दोस्तों जांच करते हैं इसको, क्योंकि हमें प्रश्न में दिया है कि जांच करके भी बताइए, तो यहीं पर लिखेंगे। यदि आप एग्जाम में ये प्रश्न आता है तो आप यहीं पर लिखेंगे। तो लिखेंगे ऐसे, जांच करने पर। फार्मूला क्या है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो पहली संख्या कितना है हमारा, पहली संख्या है 510, दूसरी संख्या 92 बराबर एचसीएफ कितना है, 2 है, एलसीएम 23,460। दोस्तों अब इसका गुणा करते हैं, 2 से गुणा करेंगे पहले इसमें। तो 2 0 0, 2 छक्के 12 को 2 हासिल 1 और दोस्तों 2 चौको 8 1 9, 2 3 6 और 2 दूना के 4। दोस्तों 46,920 आ गया और इसका भी गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा, 46,920। दोस्तों आपका दायां पक्ष ये बायां पक्ष बराबर हो गया दायां पक्ष के। और दोस्तों हमारा यही आंसर है। हमें यही तो करना है कि जांच करके दिखाना है कि जब दोनों साइड यदि बराबर आ गया तो हमारा आंसर आ गया। तो दोस्तों ये हो गया दूसरा प्रश्न। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न को।
तो दोस्तों आपका तीसरा प्रश्न क्या लिखा है कि 336 और 54 का निकालना है, तो इसका भी निकालते हैं। दोस्तों अब 336 का गुणनखंड करते हैं यहाँ पर, तो 336। दोस्तों लास्ट में सम संख्या है तो इसको हम 2 से विभाजित कर सकते हैं, तो 2 से करेंगे तो 2 एकम 2 और यहाँ 13, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, फिर 2 से 2 चौको 8 और 2 दूना के 4, फिर 2 से 2 दूना के 4, 2 एकम 2, फिर 3 से होगा 3 सत्ते 21 और दोस्तों ये 7 से एक बार आ गया। अब 54 का करेंगे तो 54 इसको भी 2 से भाग देंगे, तो 2 दूना के 4, 1 14, 2 सत्ते 14, फिर 3 से 3 9 27, ये फिर 3 से 3 तिया 9, 3 और 1। अब देखिए उसके गुणनखंड को यहाँ पर लिखते हैं 336 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। अब 54 का लिखते हैं 54 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब इससे हम HCF को निकाल लेंगे, तो HCF बराबर HCF दोनों में कौन सी संख्या कॉमन है, तो देखिए एक यहाँ पर 2 कॉमन है और एक यहाँ पर 3 कॉमन है, तो 2 गुणे 3 बराबर 6। HCF हो गया 6 और एलसीएम तो ये 2 गुणे 3 को लेंगे ही लेंगे और 3 2 यहाँ पर, तो गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 2 ये हो गया और 1 2 3, 3 गुणे 3 गुणे 7। दोस्तों इतना बड़ा ही, अब इन सभी को हम गुणा करेंगे। देखिए 2 तिहाई 6, दूना के 12, दूना के 24, दूना के 48। दोस्तों ये हो गया 48 गुणे 3 तिया 9 गुणे 7। तो अब इन सभी का गुणा करेंगे, 7 9 63, 48 गुणे 63। दोस्तों इसका हम गुणा करेंगे तो आएगा 3024, हमारा एलसीएम आ गया। ये हो गया हमारा एलसीएम। अब क्या करेंगे, प्रश्न में बोला है कि जांच कीजिए, तो लिखेंगे जांच करने पर, तो हमारा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे एलसीएम। तो पहली संख्या कितना दिया है 336 गुणे 54 बराबर HCF कितना दिया है 6 गुणे 3024। अब पहले 6 का गुणा 3024 में करेंगे, तो 6 चौको 24 को 4 हासिल 2, 6 दूना के 12 2 14 और 6 18। दोस्तों इधर गुणा करने पर इतना आ गया, तो दोस्तों इधर भी हम गुणा करेंगे 336 गुणे 54 का, तो इतना ही आएगा। और दोस्तों हमारा दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों बराबर हो गया, तो हम कहेंगे कि यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों जांच करने पर दोनों साइड 0 0 आना चाहिए, क्योंकि यही हमको प्रश्न में दिया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप क्वेश्चन नंबर 2 को बहुत अच्छा तरह से समझ गए होंगे। अब देखिए, अब प्रश्न नंबर 3 को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 3 में क्या दिया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये तो बहुत आसान प्रश्न है, आपको बस सिंपल HCF और LCM निकालना है। तो आपको क्या करना है, इन तीनों का अलग अलग गुणनखंड निकालिए और तीनों में जो कॉमन होगा वो HCF हो जाएगा और उसके बाद जो बचेगा गुणा कर देंगे LCM आ जाएगा। देखिए इस प्रश्न को भी हल करते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है कि 12, 15 और 21, इन तीनों का गुणनखंड अलग अलग हम निकाल लेते हैं। पहले 12 का निकालते हैं, तो ये 2 से कटेगा 2 छक्के 12, फिर 2 से 2 तिहाई 6, फिर 3 से 1। अब 15 का निकालते हैं, तो 15 का 3 से कटेगा 3 पच्चे 15, फिर 5 से 1। अब 21 का निकालते हैं, तो 21 दोस्तों 3 से पहले भाग जाएगा, 3 सत्ते 21 और 7 से 7 एकम 7। अब यहाँ पर लिख लेते हैं 12 का गुणनखंड कौन कौन सा है, 2 गुणे 2 गुणे 3। 15 का गुणनखंड 3 गुणे 5 और 21 का गुणनखंड 3 गुणे 7। दोस्तों हमें नॉर्मल HCF और LCM निकालना है, तो HCF क्या होगा, जो तीनों में कॉमन हो। तो देखिए ये 2 तो किसी में भी नहीं है, बस इसमें है, ये 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो HCF क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। LCM
एलसीएम क्या हो जाएगा, ये 2 को लेंगे 2 गुणे 2, ये 3 तो हो गया गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। तो दोस्तों हम इसका गुणा करते हैं, 2 दूना के 4, 3 12, 12 पच्चे 60 और 60 का गुणा 7 में करेंगे तो 420। तो दोस्तों हम लिखेंगे HCF बराबर 3 और एलसीएम बराबर 420। ये हमारा आंसर आ गया। दोस्तों कितना आसान है, आप करना शुरू कीजिए बस। ये मैथ बहुत आसान है, बस जो बेसिक कंसेप्ट बताया हूँ उसको ध्यान में रखिए। और दोस्तों जो बाकी वीडियो यदि देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन को प्लीज़ ज़रूर चेक कीजिए। दोस्तों यदि आप एक चैप्टर नंबर 1 से लेके पूरा पढ़ते हैं तो आपको कहीं भी किसी भी ट्यूशन में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोचिंग का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप यहीं पर सीख लेंगे सब कुछ। मैथ में कुछ भी नहीं है, बस आप कंसेप्ट पर ध्यान दीजिए। यदि कंसेप्ट जानते रहेंगे तो मैथ बहुत आसान है। अब देखिए प्रश्न संख्या 2। देखिए यहाँ पर दूसरा प्रश्न क्या दिया है कि 17, 23 और 29। दोस्तों 17, 23 और 29 का दोस्तों देखिए ये 17 भी अभाज्य संख्या है, 23 भी अभाज्य है और 29 भी। तो दोस्तों इसका HCF क्या होगा, HCF अभाज्य तो किसी भी संख्या से विभाजित होगा नहीं, तो HCF क्या होगा, 1 होगा। दोस्तों इसका नियम जान लीजिए कि जब अभाज्य संख्याओं का HCF 1 होता है तो इसको आप अपने नोट में लिख लीजिए, क्योंकि अभाज्य संख्याओं का HCF 1 होता है। और LCM क्या करेंगे, 17 गुणे 23 गुणे 29। दोस्तों कुछ भी नहीं करना, इन सभी का गुणा कर देना है। तो गुणा करेंगे तो आएगा 11,339। दोस्तों आप गुणा करना भी आना चाहिए। दोस्तों यदि आप गुणा करने का तरीका यदि ट्रिक द्वारा जानना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बहुत बेहतरीन तरीके से बेसिक से वहाँ पर बताया हूँ कि 2 अंकों का गुणा आप कैसे करेंगे। मात्र 5 सेकंड में इतने बड़े गुणे को आप कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा इसका आंसर ये आ गया, HCF 1 और LCM इतना। अब प्रश्न संख्या 3। तीसरा क्या है कि 8, 9 और 25। तो दोस्तों इसका गुणनखंड 8 का क्या होता है, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना के 4 दूना के 8। दोस्तों 9 का क्या होता है, 3 गुणे 3। और दोस्तों 25 का क्या होता है, 5 गुणे 5। दोस्तों अब इन छोटी छोटी संख्याओं का गुणनखंड तो आप खुद ही कर लेंगे। अब देखिए HCF क्या होगा, HCF दोस्तों HCF इसमें 2 है और किसी में नहीं है, 3 है इसमें लेकिन और किसी में नहीं है, 5 है इसमें लेकिन और, यानी कोई भी किसी में कॉमन नहीं है। कॉमन जब नहीं है तो इसका HCF 1 आ जाएगा। दोस्तों जब भी कोई भी संख्या कॉमन नहीं रहे तो उसका HCF 1 होता है। और LCM क्या होगा, ये तीनों 2 को लेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर ये 3 को लेंगे 3 गुणे 3 और फिर 5 को लेंगे 5 गुणे 5। अब इन सभी का गुणा कर देंगे तो देखिए 2 दूना के 4 दूना के 8 त्रिके 24 दूना के 48। तो दोस्तों 24 तियाँ 72। दोस्तों 24 तियाँ 72 और गुणे 5 बचे 25। तो 72 में 25 का गुणा करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा, 1800। तो दोस्तों यही हमारा आंसर हो गया, HCF 1 और LCM 1800, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये भी आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4। दोस्तों देखिए प्रश्न नंबर 4 में दिया है HCF 306 और 657 का HCF दिया है 9। LCM 306 और 657 का ज्ञात कीजिए। दोस्तों बहुत आसान है, कितना ये आसान है। देखिए ये पहली संख्या दिया है, ये दूसरी संख्या, और HCF हमको दिया है और बस LCM मालूम करना है। तो हम तो बहुत आसानी से मालूम कर लेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए ये प्रश्न नंबर 4। प्रश्न में क्या दिया है कि पहली संख्या क्या दिया है, देखिए पहली संख्या दिया है 306, दूसरी संख्या क्या दिया है 657,
और HCF भी हमको दिया है 9। हमें LCM मालूम करना है। दोस्तों ये बहुत आसान है प्रश्न। आपको फार्मूला पहले ही मैं बताया हूँ कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM। इसी में हमको रख देना है। पहली संख्या कितना दिया है 306 गुणे दूसरी संख्या 657 बराबर HCF कितना दिया है 9 गुणे हमें LCM मालूम करना है। तो दोस्तों LCM मालूम करना है तो ये 9 बटा में आ जाएगा। तो 306 गुणे 657 बटा में 9 और बराबर LCM। दोस्तों अब क्या करेंगे 9 से इसको काट देंगे। 9 3 27 3 36 9 चौको 36। तो LCM बराबर क्या हो जाएगा LCM बराबर हो जाएगा 306 दोस्तों 34 ये 34 ऊपर बचा गुणे 657। अब इसका इतना बड़ी संख्या का गुणा आप कर लीजिएगा। यदि आप गुणा करेंगे तो कितना आएगा 22,338। ये हो गया हमारा LCM और यही हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों बहुत आसान तरीका से ये प्रश्न था और बहुत प्यारा प्रश्न था। ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है 5वां। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। दोस्तों देखिए ये प्रश्न संख्या 6। किसी भी संख्या में 0 कब आएगा। देखिए यहाँ पर इसको समझाते हैं। किसी भी संख्या के अंत में 0 कब आएगा ये अंत में। दोस्तों इसके लिए एक नियम होता है। नियम क्या होता है जब किसी संख्या के गुणनफल में 5 गुणे 2 आ जाए तो वो संख्या के अंत में 0 आएगा। यदि 5 गुणे 2 नहीं आएगा तो वो 0 नहीं आएगा। देखिए जैसे मान लीजिए किसी संख्या का गुणनफल है 5 गुणे 3 गुणे 2 तो इसका गुणा करते हैं 5 में 15 दूना के 30। दोस्तों लास्ट में 0 आया कि नहीं आया। दोस्तों जब भी 5 और 2 किसी भी गुणनफल में रहेगा तो लास्ट में 0 देगा। तो दोस्तों अब हम यहीं पर देखते हैं 6 का गुणनखंड करने पर। तो लिखेंगे यहाँ पर प्रश्न को कि 6 का गुणनखंड करने पर। तो 6 का गुणनखंड करते हैं तो पहले 2 से जाएगा 2 3 6 और 3 से जाएगा एक बार। तो दोस्तों ये तो 5 आया ही नहीं। 2 तो आ गया लेकिन 5 आया ही नहीं। तो हम क्या करेंगे लिखेंगे ये 6n बराबर 3 गुणे 2 इसका गुणनखंड है। यदि यहाँ पर 5 आ जाता तब तो लास्ट में 0 आता। हमें प्रश्न में यही तो पूछा है कि 6n पर क्या 0 समाप्त हो 0 पर आएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर देखिए इसका आंसर ये होगा 6 का गुणनखंड करने पर 2 गुणे 5 के रूप का नहीं है। अर्थात यह कभी 0 पर समाप्त नहीं होगा। दोस्तों अब यहाँ पर लिख देंगे कि अर्थात यह 0 पर समाप्त नहीं होगा। क्यों नहीं होगा क्योंकि 3 गुणे 2 है। यदि इसमें एक संख्या और 5 आ जाती तो ये 0 आ जाता लेकिन ये 5 नहीं है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि 6n का गुणनखंड करने पर 2 गुणे 5 के रूप में नहीं आया। इसलिए हम इसको 0 पर समाप्त नहीं होगा। अब देखिए 5वां प्रश्न। 5वां हो गया 6वां प्रश्न। दोस्तों ये 6ठा प्रश्न। 6ठा प्रश्न में दिया है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। दोस्तों अभी शुरू में हम आपको भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं बता दिया हूँ। तो हमें ये सिद्ध करना कि ये सभी संख्याएं भाज्य क्यों हैं, जबकि ये देखिए ये संख्याएं अभाज्य हैं। लेकिन प्लस 13 ये सभी को जोड़ने पर और इसको हल करने पर भाज्य संख्याएं कैसे आ रही हैं
यही हमें सिद्ध करके बताना है। तो देखिए कैसे इसको हल करेंगे। दोस्तों ये पहला प्रश्न दिया है और ये दूसरा है। इसमें आपको समझाना है कि ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। दोस्तों ये प्लस का चिन्ह है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है। अब देखिए हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। इसमें भी 13 है और ये भी 13 है। 13 को हमको कॉमन ले लेना है, यानी उभयनिष्ठ। तो दोस्तों ये 7 गुणे 11 और ये प्लस 1, यहाँ पर कॉमन चला जाएगा तो 1 बचेगा। तो हम क्या करेंगे, ये 11 सत्ते 77 और 1 78। तो ये 13 यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो गुणा है 78 और गुणे 1। दोस्तों इसका 1 हमेशा फैक्टर रहता है, यानी एक गुणनखंड हमेशा रहता है। एक तो किसी भी संख्या को आप गुणनखंड करेंगे तो 1 हमेशा आएगा। तो ये देखिए 1 2 3 गुणनखंड हो गया। तो जब 3 गुणनखंड हो गया तो दोस्तों ये भाज्य संख्याएं हैं। अब भाज्य संख्या आपको पहले ही बता दिया कि वे संख्याएं जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंड हो। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 से अधिक गुणनखंड होने के कारण यह एक भाज्य संख्या है। यह एक भाज्य संख्या है। दोस्तों ये इसका आंसर हो गया। इसको बस सिद्ध करना था कि भाज्य संख्या है कि नहीं है। अब देखिए इसको, अब इन दोनों में कौन सा कॉमन है, देखिए ये 5 है तो यहाँ भी 5 है, तो 5 को कॉमन ले लेंगे। तो अंदर कौन सी संख्या बचेगी, 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और लास्ट में प्लस 1। दोस्तों इतना हमारा संख्या बच जाएगा। अब क्या करेंगे, ये 5 गुणे 7 छक 42 गुणे 4 3 12 दूना के 24 प्लस 1। तो अब 5 गुणे, दोस्तों इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1008 और प्लस 1। तो 1008 और 1 9, तो 5 गुणे 1009 और गुणे 1 गुणे हम इसलिए लिख रहे हैं कि कोई भी संख्या को गुणनखंड करने पर एक भी उसका गुणनखंड होता है। तो हमारा ये आ गया, इसका भी 3 गुणनखंड निकल गया। जो भी संख्या हो उसका 3 गुणनखंड है। तो हम यही वाला जो यहाँ पर लिखे हैं यही यहाँ पर भी लिख देंगे। तो दोस्तों इसमें भी कुछ नहीं करना था, सिर्फ गुणनखंड को सिद्ध करना था कि 2 से अधिक गुणनखंड होने के कारण यह भाज्य संख्या, यही हमारा आंसर हो गया। दोस्तों इसमें कुछ भी नहीं है। दोस्तों सबसे लास्ट प्रश्न क्या हमारा दिया है, देखिए 7 नंबर दिया है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक साथ एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, तो एक ही दिशा में चलते हैं तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। दोस्तों देखिए ये प्रश्न बहुत आसान होता है। इसमें यदि आपको मान लीजिए मैदान का चक्कर लगाने के लिए पूछ दे या फिर घड़ी की सुई कितने समय बाद मिलेगी ये प्रश्न पूछ दे तो आपको कुछ, या फिर घंटी कि इतने समय बाद घंटी बजी तो दोबारा वो घंटी कितने समय बाद बजेगा, यानी तीनों यदि आपके सामने शब्द आ जाए कि मैं वृत्ताकार मैदान का चक्कर लगा रहा हो, चाहे घड़ी की सुई कितने समय बाद मिलेगी या फिर घंटी कितने समय बाद एक साथ बजेगी, यदि ये तीनों शब्द आपके सामने आ जाए तो जो भी ये संख्या देगा उसका एलसीएम हमको बस निकाल देना है और कुछ भी नहीं। तो हम 18 और 12 का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। तो दोस्तों हम 18 का एलसीएम निकालते हैं। तो 2 से 2 9 18, फिर 2 से 3 से, दोस्तों 3 से कटेगा 3 3 9 और 3 से 1। उसके बाद कौन सा संख्या दिया है 12, तो 2 से 2 छक्के 12, फिर 2 से 2 3 6 और फिर 3 1। तो 18 का कौन सा गुणनखंड हो गया 2 गुणे 3 गुणे 3 और 12 का 2 गुणे 2 गुणे 3। तो इसमें भी 2 है और तो ये हो गया 2
दोस्तों 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, क्योंकि ये 3 भी कॉमन है और ये 2 गुणे 3 एक्स्ट्रा है तो इसलिए। तो 2 दूना के 4, 3 12, 3 36। दोस्तों 36 मिनट में वो दोनों फिर प्रारंभिक स्थान पर एक बार मिलेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपको बहुत महत्वपूर्ण हुआ होगा और आप पूरे प्रश्न को समझे होंगे। और दोस्तों यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन को एक बार ज़रूर चेक कीजिए।